लाइन उसकी अपर एक्सटेंट शो कर रहा था पैरोटिड ग्लैंड की लिमिट कैप्सूल का। रेड से बाकी अटैचमेंट शो की हुई थी ना, तो ये दिखाया हुआ था कि पैरोटिड ग्लैंड स्प्लिट हुआ है और ऊपर नीचे आकर अटैच हो गया कुछ नहीं। ठीक है, ये अपर एक्सटेंट जस्ट शो कर रहा था। ठीक है, रेड से ये शो किया हुआ ना, बाकी ग्लैंड है इस तरह। ठीक है, कंटिन्यू करें अब। चलें, Recording in progress. तो हम कर रहे थे स्पेसिस जो कि इन्वेस्टिंग फेशिया से बनते हैं, सुप्रास्टर्नल और क्लेविकुलर स्पेसेस हैं। इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, हाथ पे ही क्लेविकल सुपर की जगह सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस होगी। अब क्योंकि सुप्रास्टर्नल स्पेस है तो उसके अंदर वो चीजें हैं जो स्टर्नम से रिलेटेड है, यानी कि जैसे मेनुब्रियम है, ये जिसको मैंने पर्पल डॉट लगाया, ये सुप्रास्टर्नल स्पेस होगी। तो इस जगह पर क्या आकर अटैच हो रहा है, इस पे स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के हेड्स आकर अटैच हो रहे हैं, स्टर्नल हेड्स। तो ये स्पेस का हिस्सा होंगे। और अगर आपको याद हो तो जो स्टर्नम से ऊपर जो मेनुब्रियम स्टर्नाई है उसके अंदर जुगलर वेनस नॉच होती है, ठीक है, जिसको आप पैल्पेट भी कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, वो भी इसी स्पेस का हिस्सा होगी। उसके अलावा यहाँ पर लिम्फ नोड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह जो सुप्रा क्लेविक्यूलर स्पेस है, वो ये छोटी सी जो बिल्कुल क्लेविकल के ऊपर छोटी सी जगह है ना, जिसके अंदर एक्सटर्नल जगलर वेन नजर आ रही है, ये है। तो इसके कंटेंट्स में यही एक्सटर्नल जगलर वेन होगी, सुप्रा क्लेविक्यूलर नर्व्स होंगी, वही जो डिसेंड करके बाद में शोल्डर को सप्लाई करती हैं। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर भी लिम्फेटिक्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद में जो हमने एक और चीज पढ़ी थी कि लिखा हुआ है कि फॉर्म पुल्लीज टू बाइंड द टेंडन्स ऑफ डाइगैस्ट्रिक एंड ओमोहयोइड मसल। ठीक है, पुलीज क्या है, पुली जो है ना वो छोटा सा कंडेंसेशन है फेशिया की, जिसपे दो साइड से, एक साइड से मसल अटैच, एक साइड से दूसरी मसल अटैच होगा, तो हम उसको एक एंटीरियर और पोस्टीरियर बेली कहेंगे। जैसे यहाँ पर ओमोहयोइड देखिए, ठीक है, ये क्या है, ये पोर्शन, ये कंडेंसेशन है फेशिया की। ठीक है, ये पुली के तौर पर एक्ट करेगा। इसकी एक साइड क्या कहलाई है, ओमोहयोइड का एंटीरियर या सुपीरियर एस्पेक्ट, और ये नीचे वाली साइड इंफीरियर एस्पेक्ट। बिल्कुल इसी तरह देखें, हायोइड बोन के ऊपर एक कंडेंसेशन है जो कि डाइगैस्ट्रिक के लिए, ये एंटीरियर बेली ऑफ डाइगैस्ट्रिक, ठीक है, डाइगैस्ट्रिक की एंटीरियर बेली, और ये डाइगैस्ट्रिक की पोस्टीरियर बेली के तौर पर एक्ट करेगा। ठीक है, ये कौन बना रहा है, ये बना रहा है हमारा इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप फेशिया। उसके बाद लिखा हुआ है फॉर्म रूफ ऑफ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ट्रायंगल्स। ठीक है, इसमें मैं भी ये रिकमेंड करूंगी कि अभी हम इस बात को स्किप करते हैं, क्योंकि इसके लिए ट्रायंगल्स पढ़ना जरूरी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, इसको रिकॉल कर लेंगे। जैसे मैंने प्रोटेड में स्किप करवाया था, डीप लेयर ऑफ इन्वेस्टिंग फेशिया से आज पढ़ा है तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा लेक्चर ट्रायंगल्स पर है इंशाल्लाह, तो उसमें हम इसको क्लियर करेंगे, फिर इस बात को, इस पॉइंट को रिकॉल कर लेंगे। ठीक, उसके बाद फॉर्म स्टाइलोमेंडिबुलर लिगामेंट, ये भी हमने पढ़ लिया कि स्टाइलोमेंडिबुलर लिगामेंट वही जो पेरोटिड और, ठीक है, ये वाला लिगामेंट पेरोटिड और सबमैंडिबुलर ग्लैंड को सेपरेट कर रहा है। और उसके बाद है पेरोटिडोमेस्टेरिक फेशिया, ये क्या है, अगर आपको याद हो पेरोटिड ग्लैंड का इंटीरियर रिलेशन, तो आगे मेसेटर मसल मौजूद था, तो उसके साथ भी इसकी अटैचमेंट है, तो उसको फिर हम पेरोटिडोमेस्टेरिक फेशिया कहते हैं। ठीक है, एक मरतबा स्पेसिस को दोबारा देख लीजिए। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज जो आपने याद रखनी है कि जो सुप्रास्टर्नल स्पेस है, ठीक है,
सुप्रास्टर्नल स्पेस को स्पेस ऑफ बर्न्स भी कहते हैं, ठीक है, स्पेस ऑफ बर्न्स भी कहते हैं, बर्न, BURN, बर्न जैसे होता है, ठीक है। इस बंदे ने डिस्कवर किया था, उसको स्टडी किया था पहले वो, ठीक है, उसका नाम है, इसलिए बर्न स्पेस कहते हैं, बर्न्स बंदे का नाम है। उसके बाद अगली लेयर पे आ जाते हैं जिसका नाम है प्री ट्रैकियल फेशिया, ठीक है। प्री ट्रैकियल से आपको नाम से बचेगा, प्री ट्रैकियल वो जो ट्रैकिया से पहले या ट्रैकिया के एंटीरियरली मौजूद होगा, ठीक है, कवर करता है फ्रंट और साइड ऑफ ट्रैकिया को, और यही वो लेयर है जो स्प्लिट होकर इंक्लोज करेगी थायराइड ग्लैंड को, ठीक है। उसका फॉल्स कैप्सूल बनाएगी, ये बात बाद में करते हैं, फिलहाल ये बात करेंगे कि स्प्लिट होकर थायराइड ग्लैंड का उसको कवर देगी, ठीक है। अब इस वाली पिक्चर में आ जाए आप लोग, ये देखें प्री ट्रैकियल लेयर है, ठीक है, ट्रैकिया लोकेट करें, ये ट्रैकिया है, इससे आगे जो है वो प्री ट्रैकियल लेयर है, ये इंक्लोज कर रही है थायराइड ग्लैंड को भी, ठीक है। अगर आपको याद हो थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ते हैं, इसी तरह कि ट्रैकिया के आगे लोकेटेड है, तो वो इसी के साथ वाली लेयर में मौजूद है, ठीक है। अब थायराइड ग्लैंड का अपना एक कैप्सूल होता है, ज़ाहिर है ग्लैंड के बाहर कैप्सूल है, अब ये फेशिया उसके ऊपर ऐसे अटैच्ड होता है जैसे उसी का हिस्सा हो, उसी का कवर हो, तो लगता है जैसे उसका कैप्सूल है, ठीक है। ट्रू कैप्सूल वो है थायराइड ग्लैंड का जो उसका अपना वाकई जो उसके पैरेन्काइमा को कवर कर रहा है, लेकिन ये फेशिया उसको इतना क्लोजली इनक्लोज कर रहा है कि लगता है कि ये उसका पार्ट है, तो तब भी ये उसका फॉल्स कैप्सूल कहलाता है, ठीक है। इस वाली पिक्चर में देखें, अब बात करते हैं, मुझे थायराइड इसमें नजर नहीं आना डिटेल से, जो प्री ट्रैकियल लेयर की अटैचमेंट है ना थायराइड के साथ, जो यहाँ ग्रीन नजर आ रहा है आपको, वो ही फिलहाल जो है वो थायराइड का फॉल्स कैप्सूल कहलाएगा। जब हम थायराइड को डिटेल से पढ़ेंगे वहां मैं आपको ट्रू और फॉल्स कैप्सूल अलग अलग बताऊंगी, ठीक है। कोशिश किया करें जितना मैं बताती हूँ उस चीज तक रहें, ज्यादा जाएंगे फिर चीजें एक्सपैंड होती जाती हैं, डाइवर्ज होती जाती हैं, बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है। मैं आपको हर चीज बताऊंगी बेस्ट टाइम आने पर। अटैचमेंट्स की बात करते हैं प्री ट्रैकियल फेशिया की, तो ऊपर ये देखिए थायराइड बोन के साथ अटैच है, ठीक है, और थायराइड कार्टिलेज और क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये लैरिंग्स की कार्टिलेजेस हैं, उनके साथ अटैच है। फिलहाल अभी हमने थायराइड बोन पढ़ी है, तो हम अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बना सकते हैं कि ये थायराइड बोन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ऊपर इसके थायराइड बोन है। इंफीरियरली क्या कर के, एक तो पहले तो नीचे आकर इसने स्प्लिट होकर जो है वो मतलब थायराइड ग्लैंड को इंक्लोज करना है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे जब आता है तो आकर ये आर्च ऑफ अयोर्टा के साथ और हार्ट की जो फाइब्रस पेरिकार्डियम है उसके साथ ब्लेंड हो जाता है, क्योंकि पेरिकार्डियम ज़ाहिर है कनेक्टिव टिश्यू है, उसके साथ बिल्कुल ब्लेंड होकर ये शामिल हो जाता है, ठीक है। लेटरल साइड पर ये करोटिड शीथ जो इससे अगली लेयर है उसके साथ मर्ज हुआ होता है, यानी कि देखें साइडों पे करोटिड शीथ है, सेंटर में प्रीट्रैकियल फेशिया, प्रीट्रैकियल फेशिया ऊपर तक हायोइड बोन तक जा रहा है और नीचे हार्ट की पेरिकार्डियम साथ, ठीक है, यानी इसको ऊपर की तरफ जाए तो हायोइड बोन के साथ, नीचे ये पेरिकार्डियम और आर्च ऑफ अयोर्टा के साथ जा रहा है, साइडों पर ये कैरोटिड शीथ के साथ जा रहा है, ठीक है। दोबारा एक दफा इस पिक्चर में आते हैं क्योंकि अभी सभी 3D चीजें इसमें आप देख सकते हैं कि ये, ठीक है, एंटीरियरली सुपीरियरली हायोइड बोन की तरफ जा रहा है, यानी अगर ये भी तो ट्रांसवर्स सेक्शन है ना, अगर हम इसको स्ट्रेटर कंसीडर करें तो ऊपर हायोइड बोन, नीचे आर्च ऑफ एओर्टा और साइडों पे कैरोटिड शीथ, दरमियान में सारा ट्रैकिया मौजूद है, ठीक है, इस पिक्चर में जैसे देख सकते हैं, ठीक है। ऊपर हायोइड बोन, साइडों पे, ठीक है, और देखिए लिखा हुआ है कि स्प्लिट्स टू इनक्लोज थायराइड ग्लैंड इन लूज बैग, ये भी स्प्लिट होकर जाहिर है थायराइड ग्लैंड को फ्रंट और बैक से कवर कर रहा है, साथ साथ अटैच्ड है, इसलिए लग रहा है कि उसी का कवर हो, जिससे फॉल्स कैप्सूल लगता है ये, ठीक है। नीचे जाकर फिर देखें ब्लेंड हो जाता है पेरिकार्डियम के साथ और आर्च ऑफ एओर्टा के साथ, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लिगामेंट ऑफ बेरी क्या चीज है। लिगामेंट ऑफ बेरी जो है इसी प्री ट्रैकियल फेशिया की एक एक्सटेंशन है, ठीक है, जो इसको थायराइड ग्लैंड के, मतलब थायराइड ग्लैंड के कैप्सूल वाले हिस्से को क्रीकॉइड कार्टिलेज ऑफ लैरिंग्स के साथ कनेक्ट करती है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है ना कि ये जो प्रीट्रैकियल फेशिया ये थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज करता है, उसी वाले हिस्से में से एक और एक्सटेंशन निकल कर जाकर लैरिंग्स के क्रीकॉइड कार्टिलेज के साथ अटैच हो जाती है,
जिसको हम बेरीज लिगामेंट, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड है, ये देखिए पीछे की तरफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, अभी लैरिंक्स हमने पढ़ा नहीं है इसलिए फिलहाल उसकी बात नहीं कर रहे, तो उसके साथ जस्ट जाके अटैच हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लिगामेंट ऑफ बेरी कहते हैं। जब हम लैरिंग्स पढ़ेंगे 2 से 3 लेक्चर्स के बाद, उसमें हम ये वाला पॉइंट एक दफा रिकॉल कर लेंगे। अगली जो लेयर है वो है प्री वर्टिब्रल फेशिया, ठीक है। प्री वर्टिब्रल, देखिए नाम से पता चल रहा है प्री के वर्टि आगे है किसके, वर्टिब्री के, ठीक। और अब कौन सी वाली वर्टिब्रीज, सर्वाइकल वर्टिब्रीज नेक वाली भी हैं और अपर 3 थोरेसिक वर्टिब्रीज भी हैं, यानी कि ये थोड़ा डीप डाउन एक्सटेंड करता है, ठीक है। और पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बनाता है। अगेन इस पॉइंट को स्किप करेंगे, इसी पे फोकस करेंगे, ठीक है। अब इस वाली पिक्चर में देखें प्री वर्टिब्रल कैसे है, सारा जो वर्टिब्रल रीजन है उसको कवर कर रहा है, ठीक है। इसकी क्या अटैचमेंट्स है, ऊपर ये बेस ऑफ स्कल के साथ जाकर अटैच होता है, देखिए ये बेस ऑफ स्कल है, ठीक है। ये सारी बेस ऑफ स्कल कहलाती है यहाँ पे। इसके साथ अटैच होता है वहां जहां फोरामेन मैग्नम है, स्पाइनल कॉर्ड की ओपनिंग के लिए जगह है, ठीक है। इंफीरियरली ये इतना नीचे तक जाता है जहां पर तकरीबन थर्ड फोर्थ थोरेसिक वर्टिब्रीज है ना, उनके लिगामेंट्स हैं, वहां तक देखें जा रहा है नीचे, ठीक है। इसलिए ये इतना एक्सटेंसिव है कि इसकी जो इंफीरियर अटैचमेंट है वो बहुत डीप तक जाती है नेक में, ठीक। जरा नेक भी आप देखें इस तरह आपके सामने होती है, जो सामने एंटीरियर एस्पेक्ट इतने डीपर नहीं है, लेकिन अंदर स्ट्रक्चर्स तो एक्सटेंड करती है ना, नेक के थोरेक्स तक, मीडियास्टर्नम तक जा रहे होते हैं। इस वजह से ये वाली जो लेयर है ये भी डीपर एक्सटेंड करती है, ठीक है। ऊपर बेस ऑफ स्कल से अटैच होती है, ठीक है। और उसके अलावा ये लोअर जो है इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और बॉडी ऑफ थर्ड थोरेसिक वर्टिब्रा के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये उन मसल्स को कवर करती है जो पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बनाएंगे, वो क्या है हम स्किप करते हैं, फोकस करेंगे कि इसके अंदर सर्वाइकल और ब्रेकियल प्लेक्सेस हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये कि इसके पीछे कुछ इंपॉर्टेंट स्पेसेस बनती हैं जिनको प्री वर्टिब्रल स्पेस और रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस कहते हैं। फिलहाल हम इस पॉइंट पे फोकस करेंगे, इसको टिक लगाया, ठीक है। इस पिक्चर में देखें, ये ब्रेकियल प्लेक्सस का हमने क्या पढ़ा था, ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ से निकलता है कि ब्रेकियल प्लेक्सस जो है वो वर्टिब्रीज होती हैं, उसमें से रूट्स होते हैं, C5 6 7 8 और T1 उनमें से निकलता है। तो जाहिर है कि जब नर्व निकलती ही स्पाइनल कॉर्ड में से और वर्टिब्रल फोरामेन में से निकल रही है साइड से, ठीक है, तो ये एग्जैक्टली लाई करेगा ना इसके साथ, तभी कहते हैं कि ब्रेकियल प्लेक्सस इस वाली लेयर ऑफ फेशिया के अंदर आता है, ठीक है। प्री वर्टिब्रल फेशिया के अंदर ब्रेकियल प्लेक्सस है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पेसेस हैं प्री वर्टिब्रल और रिट्रोफ्रिंजियल स्पेसेस, इसलिए यहाँ मैंने असल में मेंशन किया है क्योंकि ये मैंने नोट्स की तरह बनाया लेक्चर, ताकि आप लोगों के पास एक कंटेंट हो उसको पढ़ने का। तो आगे इन स्पेसेस को हम फिर डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस पिक्चर में देखें, इस पिक्चर में जो ऑरेंज कलर है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, प्री वर्टिब्रल लेयर ऑफ डीप फेशियल, ठीक है। ये देखें बेस ऑफ स्कल से थोरेसिक लिगामेंट तक जाकर, ठीक है। अब इन्हीं के आगे जो है ना बाकी लेयर्स के और इनके दरमियान में जो जगह है ना वो स्पेसेस हैं। फिलहाल इस पे फोकस करें, इसको एक दफा लोकेट कर लें, ठीक है। दोबारा थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। सबसे बाहर येलो वाला सुपरफिशियल सर्वाइकल है, उसके इमीडिएटली अंदर जो पूरी नेक को सराउंड कर रहा है वो इन्वेस्टिंग लेयर है। फिर उसके अंदर फर्दर कंपार्टमेंट्स बनते हैं जो ब्लू से शो किया हुआ है, जो थायराइड ग्लैंड को यहाँ स्प्लिट होकर इनक्लोज कर रहा है, ये वाला प्री ट्रैकियल लेयर है, ठीक है। इसका विसरल पोर्शन है, बाद में मस्कुलर भी है, लेकिन देखेंगे फिलहाल प्री ट्रैकियल लेयर है। और उसके बाद अभी जो ऑरेंज कलर है वो क्या है, वो प्री वर्टिब्रल लेयर है। उसके बाद करोटिड शीथ की बात करते हैं, ये ट्यूबुलर कंडेंसेशन है, ट्यूबुलर से समझ जाएंगे ये इलोंगेटेड ट्यूब जैसा होगा, ठीक है। डीप सर्वाइकल एशिया की ट्यूबुलर कंडेंसेशन है जो कि इंटरनल कैरोटिड, कॉमन कैरोटिड आर्टरीज, इंटरनल जगुलर वेन और वेगस नर्व के दरमियान। और जो हमने कंपार्टमेंट्स बनाए थे ना कि वस्कुलर कंपार्टमेंट है, विसरल है, वर्टिब्रल है, उसमें जो वस्कुलर कंपार्टमेंट था ना ये वही है जो करोटिड शीथ के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या कंटेंट्स है, कॉमन करोटिड, इंटरनल करोटिड आर्टरीज, इंटरनल जगुलर वेन और उसके अलावा वेगस नर्व।
उसके बाद कैरोटिड शीथ की बात करते हैं। बेस ऑफ स्कल से आर्च ऑफ एओर्टा तक, ठीक है, लोअर तक एक्सटेंड करती है। कॉमन कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज की शीथ बनाती है, मैं भी आपको दिखाऊंगी कैसे। एंसा सर्वाइकैलिस है, नर्व्स का एक प्लेक्सस है, सर्वाइकल प्लेक्सस का एक पोर्शन है, वो भी इसी की वॉल के अंदर, एंटीरियर वॉल के अंदर एम्बेडेड होगा, ठीक है। और सर्वाइकल पार्ट जो सिंपैथेटिक चेन का है वो भी यहीं पे लाई करेगा, ठीक है। अभी जितने स्ट्रक्चर्स हमने स्टडी किए हैं फिलहाल हम उन्हीं को जिक्र करेंगे, अपनी आर्टरीज तक रहेंगे, ठीक है, नर्व्स पे फिलहाल नहीं जाएंगे। लेकिन इनका क्योंकि पोर्शन और जो एंसा सर्वाइकैलिस वाला पॉइंट है ना बच्चों, ये एमसीक्यू में आता है, इसलिए फिलहाल यहाँ मेंशन किया है। कुछ चीजें जो नर्व से रिलेटेड ज्यादा हैं वो न्यूरो में ज्यादा क्लियर करेंगे, इसलिए मैं भी इसको ज्यादा टच नहीं करती कि बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर वो इस चीज में लगे उस चीज को छोड़ देते हैं जो इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ये याद रखना जरूरी है कि कैरोटिड शीथ क्या है, उसके कंटेंट्स क्या है, ठीक है। और एक पॉइंट बस याद रखना है कि एंसा सर्वाइकैलिस सर्वाइकल प्लेक्सस का एक पोर्शन है जो कि इस कैरोटिड शीथ की एंटीरियर वॉल में मौजूद है। ये देखिए ट्यूबुलर स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आप लोगों को, येलो कलर से शो किया हुआ है, ये भी डीप फेशिया से बना है, ठीक है। ये कैरोटिड शीथ है, इसके अंदर देखें आप इंटरनल जगुलर वेन है, ठीक है, ये जा रही है कॉमन कैरोटिड आर्टरी। उसके अलावा वेगस नर्व इसके अंदर है, वो इसमें लेबल्ड नहीं है, लेकिन बाहर बिल्कुल वॉल पे एंसा सर्वाइकैलिस अटैच्ड है, ठीक है। तो इस तरह ये हमारी कैरोटिड शीथ आ जाती है। उसके बाद जो फेशिया है उसको कहते हैं हम बकोफेरिंजियल फेशिया, ठीक है। बकोफेरिंजियल फेशिया जो है ये सारे फेरिंग्स के मसल को इंक्लोज कर रहा होता है, ठीक है। और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये फेरिंजियल ट्यूबरकल और फेरिंग्स के पोर्शन से कनेक्टेड है। अभी हमने क्योंकि फेरिंग्स पढ़ा नहीं है इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, इसको फिर हम फेरिंग्स के साथ स्टडी करेंगे, ठीक है। बकोफेरिंजियल फेशिया, इसी तरह एक फेरिंगो बेजिलर फेशिया है, ठीक है। फेरिंगो आप इसका मतलब समझ सकते हैं बच्चों कि ये जो जगह है ना, अगर फेरिंग्स है ना तो फेरिंग्स के आगे दो लेयर्स हैं, ठीक है, ऐसे दो। तो जो पीछे वाली लेयर है ना वो वाली फेरिंगो बेजिलर फेशिया है, ठीक है। और आगे वाली लेयर जो है ना वो बक्को फेरिंजियल फेशिया, जैसे इस ब्राउन के लेबल हुए हैं, ठीक है। देखिए इसके आगे जो लगा हुआ है वो बक्को फेरिंजियल फेशिया है और पीछे वाला इमीडिएटली फेरिंगो बेजिलर फेशिया, ठीक है। इनकी ज्यादा डिटेल हम फेरिंग्स के साथ कवर करेंगे, जब हम फेरिंग्स का स्ट्रक्चर डिटेल से आता होगा हम उसके कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिफाई कर सकेंगे, उसका एक्सटेंट समझेंगे, तब इन फेशियाज को समझेंगे। फिलहाल क्योंकि लेयर्स पूरी करनी थी डीप फेशिया की तो इनको मैंने मेंशन किया है साथ। एक मरतबा रिकॉल, ठीक है, फेशियाज का भी कंपार्टमेंट्स का भी। बाहर जो सबसे बड़ी जो लेयर है पूरे इनक्लोज कर रहा है वो इन्वेस्टिंग है, ठीक है। उसके अंदर जो छोटा जस्ट रीजन है कैरोटिड है। कैरोटिड के आगे जो ट्रैकिया वाले रीजन में है वो प्री ट्रैकियल है, और उसके बाद जो पीछे वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड है वो प्री वर्टिब्रल है। इसी तरह कंपार्टमेंट्स की तरफ आ जाते हैं तो जो प्री ट्रैकियल के अंदर है ना, प्री ट्रैकियल फेशिया के अंदर वो विसरल कंपार्टमेंट है, ठीक है। प्री ट्रैकियल फेशिया के अंदर जो मौजूद है वो विसरल कंपार्टमेंट है, इसलिए पिक्चर पेस्ट की है, सामने लिखा हुआ है इसके, ठीक है। जो कैरोटिड शीथ के अंदर है वो हमारा वस्कुलर कंपार्टमेंट है, ठीक है। हाँ इसोफेगस देखिए बच्चों, डिपेंड करता है ना इसोफेगस है या फेरिंग्स है, जो लेवल है ऊपर लेवल पे फेरिंग्स है, नीचे इसोफेगस है, तो जो लेवल होगा जो सेक्शन होगा उस हिसाब से देख लेंगे कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, ठीक है। उसके बाद जो प्री वर्टिब्रल है उसके अंदर लेयर के अंदर वर्टिब्रल कंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ऐसे फेशियाज के अंदर कंपार्टमेंट्स मौजूद है और फेशियाज ही कंपार्टमेंट्स बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्री ट्रैकियल की जो है ना, प्री ट्रैकियल का एक विसरल पोर्शन है, एक मस्कुलर पोर्शन है। फिलहाल आप जो है ना अपनी वाली पुराने वाला कॉन्सेप्ट याद रखें, ठीक है। जस्ट थायराइड को इनक्लोज करें, इसको स्किप कर दें फिर। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन पे आ जाते हैं जो कि है डीप स्पेस एनेटमी, ठीक है। स्पेसेस वही हैं बच्चों, जैसे मैंने जैसे देखेंगे कि फेशियाज के अंदर कंपार्टमेंट्स बने थे ना, ऐसे ही दो दो जो मैं समझे एक कंपार्टमेंट दूसरा कंपार्टमेंट, इनके दरमियान की जो जगह होगी वो स्पेस कहलाएगी, इस तरह, ठीक है। आसान लफ्जों में भी इसको क्लियर कर देता हूँ। तो स्पेसेस तीन तरह से हैं। ऐसी स्पेसेस हैं जो पूरी लेंथ में रन करती है नेक की, ऊपर जहां से शुरू हो रही है नेक वहां से लेके पूरे एंड तक थॉरिक्स में जाने तक। कुछ स्पेसेस ऐसी हैं जो जस्ट हेयोइड बोन से ऊपर है, कुछ स्पेसेस ऐसी हैं जो हेयोइड बोन से सिर्फ नीचे हैं, ठीक है।
पूरी लेंथ को इन्वॉल्व करती हैं, उसमें रिट्रोफेरेंजियल स्पेस है, प्री वर्टिब्रल स्पेस है और कैरोटिड शीथ स्पेस है। ठीक है, अब आपको अगर फेशियाज का कॉन्सेप्ट माइंड में आ गया हुआ है तो ये भी समझनी आसान है कि रिट्रोफेरेंजियल कौन सा होगा, वो जो फेरिंग्स के पीछे होगा। प्री वर्टिब्रल जैसे हमने देखा है उसी जगह पे, वर्टिब्रीज के आगे, ठीक है, और साइड्स पे। और कैरोटिड शीथ वही जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उस वाला रीजन, क्योंकि वो खुद स्पेस भी है ना, क्योंकि ट्यूब वाली चीज जो है कंटेंट्स के अलावा स्पेशियस भी है दूसरी चीजों के लिए। ठीक है, सबसे पहली स्पेस की बात करते हैं, वो है रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस। ठीक है, ये किसके दरमियान है, ये डीप लेयर की ही डिवीजन है, विसरल डिवीजन और एलर डिवीजन उसके दरमियान है। ठीक है, यानी कि वही जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट पिक्चर में। ठीक है, बेस ऑफ स्कल से लेकर T2 लेवल तक जाती है, तभी हमने कहा है कि पूरी नेक तक एक्सटेंड करती है। इस जगह पर कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड्स होते हैं। बच्चों का जो गला खराब होता है ना, अगर वो ज्यादा एक्सटेंड हो जाए तो पूरी ये स्पेस इन्वॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिलहाल आप इस पिक्चर में फोकस करें, ये जो बच्चों ग्रे है ना, ये फेरिंग्स है, देख सकते हैं ना, ये देखें, ओरल कैविटी से पीछे जो चीज आ रही है, जाहिर है फेरिंग्स है ना, आगे ईसोफेगस जा रही है, तो इसके इमीडिएटली पीछे जो चीज लाई करती है ना, वो रिट्रोफेरेंजियल स्पेस है। ठीक है, इस पिक्चर में देखिए, रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो फेरिंग्स है ईसोफेगस के पीछे है। ठीक है, ये हमारी रिट्रोफेरेंजियल स्पेस कहलाएगी। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि इसके अंदर रिट्रोफेरेंजियल लिम्फ नोड है, इसकी वजह से बच्चों में इसका इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। तो डीप लेयर है ना बच्चों, उसकी फर्दर भी लेयर्स आगे डिवीजन की हुई है ना, उनके दरमियान मौजूद होता है ये। ठीक है, यानी कि जैसे डीप लेयर ऑफ फेशिया है ना, इसके भी फर्दर एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर है, देखें ये क्या है, प्री वर्टिब्रल लेयर है, इसके आगे कौन सी लेयर है, प्री ट्रैकियल की ही एक डिवीजन है। ठीक है, इनके दरमियान ये वाली स्पेस मौजूद है, तो वो नाम इन्हें लिखा हुआ है कि मिडल और डीपर लेयर की डिवीजन के दरमियान है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, वो बाद में रिस्पेक्टिव जगह पे बताऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी इस स्पेस के लिए इतना याद रखना काफी है कि T2 से लेकर स्कल बेस तक आती है, बच्चों में इसके इन्फेक्शन ज्यादा कॉमन है। नाम से याद रखना है कि फेरिंग्स के पीछे मौजूद है। ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई कर लें, देखें ये जगह रिट्रोफेरेंजियल स्पेस है। इस पिक्चर में जो 3 से हाईलाइटेड है ये रिट्रोफेरेंजियल स्पेस। अब देखें, स्पेसेस के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो प्रोन टू इन्फेक्शन होगा। ठीक है, इस स्पेस के अंदर सारा फैट है, तो यहाँ एक तो इन्फेक्शन फैल सकता है, दूसरा फैट का अपना ट्यूमर भी हो सकता है। ये आपको बहुत ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने ये सीटी स्कैन की पिक्चर पेस्ट की है। असल में ये फेशियाज है ना, अलग से आइडेंटिफाई ऐसे नहीं होते, कि इतना एक्सटेंसिव स्ट्रक्चर होता है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ नेक का, के स्पेसेस उसमें आइडेंटिफाई नहीं होते। लेकिन अगर आपने यहाँ देखनी है तो आप समझ सकते हैं कि इस कंटेंट के अंदर, जैसे ये देखिए, ये इतना सा रीजन है, लेकिन इसके अंदर क्योंकि फैट फिल्ड है, तो ये क्या कर सकता है, ये इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है। ठीक है, और इसके अंदर जो फैट मौजूद है उनके ट्यूमर्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर प्री वर्टिब्रल स्पेस है। प्री वर्टिब्रल कौन सी है, जो प्री वर्टिब्रल डिवीजन और वर्टिब्रल बॉडीज के आगे, यानी जहां से प्री वर्टिब्रल फेशियल शुरू हो रहा है वो, और जहां एक वर्टिब्री है उसके आगे की जगह है। ठीक है, ये भी स्कल बेस से, और ये तो पूरी कॉक्सिक्स तक जाकर एक्सटेंड करेगी, पूरी वर्टिब्रल कॉलम के आगे है। ठीक है, लेकिन हमारा कंसर्न फिलहाल उससे रहेगा जो नेक तक है, सर्वाइकल रीजन तक है। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हैं प्री वर्टिब्रल स्पेस, ये देखिए वर्टिब्री आगे की जगह। ठीक है, प्रीवर्टिबल फेशिया और वर्टिब्री के आगे की जगह जो है वो प्रीवर्टिबल है। ठीक है, हमारा ये तकरीबन नेक का रीजन आ जाता है वहां तक। अब प्रीवर्टिबल स्पेस देखें, ठीक है, फ्रंट ऑफ नेक, और अब इसका क्या नुकसान है कि अगर ये रीजन के साथ बहुत सारे एक्सटेंसिव पैकिंग है, मसल्स मौजूद हैं, तो ये रीजन के इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएंगे। ठीक है,
बच्चे प्री वर्टिबल फेशिया T3 पे एंड होता है ना, प्री वर्टिबल स्पेस तो नहीं एंड होती। बाकी डिफरेंट थॉरिक्स के फेशिया, लंबर रीजन का फेशिया, सैक्रल रीजन का फेशिया बनाएगा, लेकिन स्पेसेस होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि हम नेक वाली स्पेस तक रहेंगे। अब देखिए बच्चों, जो भी कंटेंट होगा स्पेस का, हर कंटेंट के अंदर इंफेक्शन हो सकती है, इसलिए स्पेसेस इंपॉर्टेंट। जैसे इसके अंदर वर्टिब्री है, तो वर्टिब्री का कोई भी इंफेक्शन होगा, जाहिर है वो स्पेस के अंदर है, और स्पेस क्लोज है। देखो, क्लोज स्पेस का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। फायदा ये होता है कि इन्फेक्शन बाहर स्प्रेड नहीं होता, नुकसान ये होता है कि अंदर ही तो फैल सकता है, ठीक है। तो अंदर जो भी कंटेंट इनक्लोज है वो सारा इस इन्फेक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। जैसे अगर वर्टिब्री में कोई इन्फेक्शन होता है, कोई ट्यूमर होता है, तो बाकी करीबी मसल्स में स्प्रेड हो सकता है। मसल्स के अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंटेंट के लिए मेंशन किया है ये, कि आपको पता हो, ठीक है। अब ब्रेकियल प्लेक्सस मौजूद है, ब्रेकियल प्लेक्सस से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, उससे रिलेटेड जो ट्यूमर्स हैं, उससे रिलेटेड जो भी पैथोलॉजीज हैं, वो सारी जब होंगी तो इसी स्पेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, ठीक है। उसके अंदर वेसल्स हैं, तो वेसल्स के जो भी मसाइल होंगे वो सब इस स्पेस के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बाकी स्ट्रक्चर्स को कंप्रेस करेंगे, इन्फेक्शन हो जाएगी, तो इन्फेक्शन टू एंड फ्रो स्प्रेड हो सकेगी। तो इस तरह ये स्पेस की इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कैरोटिड शीथ स्पेस वही जैसे मैंने आपको बताई थी, ठीक है। कैरोटिड शीथ स्पेस जो है ये सारी सर्वाइकल फेशिया से बनी हुई है, ठीक है। और इसकी स्पेस की, लेकिन इसका एक नुकसान ये है स्पेस का, कि इसके अंदर बाकी सब स्पेसेस में से इंफेक्शन स्प्रेड होके आ सकता है। अब जो डीप फेशिया है ना हमारा, उसकी मजीद लेयर्स है ना, देखें। एक बाहर इन्वेस्टिंग लेयर थी, उसी के अंदर आगे प्री ट्रैकियल थी, उसी के अंदर आगे वेस्कुलर वाली कैरोटिड की लेयर थी, उसी के अंदर प्री वर्टिब्रल थी। लेकिन ये जो कैरोटिड वाली है, इसके साथ देखें सारी लेयर्स का लिंक है। इसके साथ जो है बाहर की लेयर का लिंक भी है, इसका ट्रैकियल का लिंक भी है, इसके साथ वर्टिबल का लिंक भी है। तो इनमें से किसी भी स्पेस का कोई इंफेक्शन है अगर, तो इस तरह ये स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। तो ये स्पेस किसी भी फेशिया की इंफेक्शन कंटेन कर सकती है, ठीक है, इसमें आ सकती है। फोकस करके देखें, ठीक है, क्योंकि अबव और बिलो कंटिन्यूएशन है, ठीक है। देखो, कंपार्टमेंट्स का फायदा ये है बच्चे, हर कंपार्टमेंट, जो कंपार्टमेंट टोटली सेपरेट है वो इन्फेक्शन कंटेन करेगा, लेकिन जो कंपार्टमेंट दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहा है, कहीं पे स्ट्रक्चर उसमें पास कर सकते हैं, वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेगा। ये चीज इसका मकसद है, ठीक है। ये जो कैरोटिड कंपार्टमेंट है ना, ये ट्यूबुलर जरूर है, कंटेन करने के लिए है, लेकिन ये बाकी सारे कंपार्टमेंट्स के साथ कंटिन्यूस है, इस वजह से इसका इन्फेक्शन ये कैरी कर लेगा। ये चीज समझानी है ना, कि अगर कंपार्टमेंट सेपरेट है तो इन्फेक्शन कंटेन, लेकिन एक और चीज ये है ना कि अगर कैरोटिड शीथ के अंदर भी इन्फेक्शन होती है, तो जस्ट जितने रीजन में कैरोटिड शीथ एक्सटेंड करती है वहीं तक रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी, ठीक है। यानी अगर यहाँ इन्फेक्शन आ गया है तो ये यहाँ पर आगे नहीं जाने देगा, इसके अंदर दूसरों को आएगा, ठीक है, और लेकिन इसी की लेंथ के अंदर ही रहेगा। अब कैरोटिड शीथ के अंदर जो जो कंटेंट्स हैं, हर एक की पैथोलॉजी हो सकती है, वो क्या करेगी, इस टू वाली स्पेस को सारे को इम्पैक्ट करेगी। कैरोटिड आर्टरी का कोई इशू होता है, इंटरनल जगुलर वेन का, वेगस नर्व का, लिम्फ नोड्स का, ठीक है। और नेक के यहाँ पे रेमिनेंट्स होती हैं ब्रोलॉजिकल, वो भी इसको इम्पैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल उसके बाद हेयोइड बोन से ऊपर की स्पेसेस में पैराफ्रिंजियल है, सब मैंडिबुलर स्पेस वही है, सब मैंडिबुलर ग्लैंड वाली। मेस्टिकेटर स्पेस जहाँ पे मेस्टिकेटर मसल होता है, टेम्पोरल रीजन की स्पेस और पेरोटिड वाली स्पेस, पेरोटिड रीजन वाली, ठीक है। जो पेरोटिड कैप्सूल के अंदर और बाहर की लेयर थी वही। पैराफ्रिंजियल स्पेस जो है इसको लेटरल फ्रिंजियल स्पेस भी कहते हैं, यानी अगर ये फेरिंग्स है ना, इसके दोनों साइड्स पे। रिट्रोफ्रिंजियल कौन सी थी, इसके पीछे थी ना, तो पैराफ्रिंजियल इसके साइड्स पर है। इसके ऊपर स्कल बेस होगी, नीचे हेयोइड बोन, ठीक है। लेटरल साइड पे इसके मीडियल टेरिगॉइड मसल्स होंगे दोनों, ठीक है। मीडियल साइड पे इसके बकोफेरेंजियल फेशिया, क्योंकि फेरिंग्स हमने नहीं पढ़ी, फेरिंग्स के साइडों पर एक फेशिया होता है, ठीक है, जिसको बकोफेरेंजियल फेशिया कहते हैं, वो इसकी मीडियल बाउंड्री बनाएगा। अगेन फेरिंग्स के साथ इसको डिटेल से जाएंगे, ठीक है। फिलहाल जस्ट कंटेंट के तौर पर, क्योंकि ये इसका हिस्सा था, डिस्कस करना जरूरी था, ठीक है। एंटीरियरली इसके सब मैंडिबुलर स्पेस होगी, और
पोस्टीरियर साइड पे इसके देखिए प्री वर्टिब्रल फेशिया और रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस होगी, जैसे बात की, ठीक है। बैक साइड पर जाए रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस आएगी। इस पिक्चर में देखें, ये आपको किस ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया हुआ है फेस का, ठीक है। यानी कि ये अगर बंदा है ना तो यहां से आपको कट करके ये वाली जगह दिखाई गई है, ठीक है। और ये देखें फेरिंक्स के साइड पे स्पेस, इसके अंदर के कंटेंट्स सारे जो है इम्पैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आगे होनी चाहिए थी फेरिंक्स, फेरिंक्स के साइड का कंटेंट, पीछे साइड पे इसकी क्या है रिट्रोफेरेंजियल स्पेस, साइड पे पैराफ्रेंजियल स्पेस यानी वही जो बेजिलर फेशिया है और लिटरल टेरिगॉइड मसल्स हैं वो सब यहाँ पे मौजूद होंगे, ये लिखा हुआ है इंटरनल टेरिगॉइड मसल, मीडियल टेरिगॉइड इसकी बाउंड्री बनाएगा, ठीक। फिलहाल कंटेंट्स और बाकी चीजें हम इसको भी स्किप करते हैं, फेरिंक्स के साथ देखेंगे। सबमैंडिबुलर स्पेस जैसे थी, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी में मजीद डिवाइडेड है। अगर आपको याद हो तो सबमैंडिबुलर रीजन के अंदर ही हमने ये दो ग्लैंड पढ़े थे, तो एक ही फेशिया है इनक्लोज होकर है दोनों वाले स्लाइवरी ग्लैंड्स को, ठीक है। ये रीजन बताने के लिए आपका सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, इसके नीचे जहाँ पे ये सीजर की हुई है ना, यहाँ पर आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद सबलिंगुअल यहाँ पर मौजूद होगा। मेस्टिकेटर स्पेस क्या है, मेस्टिकेटर मसल और सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप फेशिया के दरमियान है, ठीक है। ये एंटीरियर एंड लेटरल टू पैराफ्रेंजियल स्पेस है, ठीक। मेस्टिकेटर मसल, मेस्टिकेशन की जो मसल्स हैं सारे उनके, और डीप लेयर ऑफ सुपरफिशियल फेशिया के दरमियान, ठीक है। ये भी हम फिर बाद में देख लेंगे आगे साथ रीजन के। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है समझने के लिए कि ये पैराफ्रेंजियल और पेरोटिड स्पेस यानी पेरोटिड ग्लैंड की स्पेस और फेरिंक्स की साइड पर जो स्पेस है उसके साथ कंटिन्यूअस है, यानी जहां पर मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन है, जाहिर हमने पढ़ा था कि पेरोटिड ग्लैंड जो है वो बिल्कुल एंगल ऑफ मैंडिबल पर है, ठीक है। उसके आगे बिल्कुल मैसेटर मसल पड़ा था हमने उसके रिलेशन में, तो इस वजह से ये सारे आपस में कनेक्टेड है। अगर इनमें से किसी भी स्पेस में इंफेक्शन होता है, ठीक है, तो वो एक दूसरे में फैलने का चांस है, मेस्टिकेटर से पैराफ्रेंजियल में, पेरोटिड में, ठीक है, जा सकते हैं। और पैराफ्रेंजियल स्पेस जो है क्योंकि फेरिंक्स के साइड पर है वहां पर सबमेंडिबुलर रीजन है तो वहां भी जा सकता है। और पैराफ्रेंजियल स्पेस क्योंकि फेरिंक्स में टॉन्सिल्स होते हैं, ठीक है, तो टॉन्सिल्स के पीछे भी जाकर इन्फेक्शन कर सकता है, जिसको हम पेरिटॉन्सिलर एब्सेस कहते हैं या क्विंजी कहते हैं, इसको हम फेरिंग्स और टॉन्सिल्स के साथ डिटेल से देखेंगे। ये टॉपिक आज का कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इसमें बहुत सारी चीजें भी ऐसी आएंगी जो भी हमने नहीं पढ़ी, लेकिन जैसे पेरोटिड में आपने वेट किया था डीप फेशियल समझने के लिए, आप थोड़ा सा वेट करेंगे, जब हम फेरिंग्स पढ़ेंगे तो ये वाली चीजें हम एक दफा दोबारा इसके साथ में लगा कर पढ़ेंगे, ठीक है। थायराइड के साथ भी हम सारा फेशिया और ये सब चीजें दोबारा टच करेंगे आकर, ताकि ये पॉइंट्स रिकॉल होते जाएं। प्रोटेड स्पेस कौन सी है, जो प्रोटेड ग्लैंड और सुपरफिशियल लेयर ऑफ डीप फेशिया के दरमियान है, ठीक है। इसमें से इन्फेक्शन जो है वो पैराफ्रेंजियल स्पेस में चली जाएगी, क्योंकि ऊपर सर्कल इनकम्प्लीट है, जहां पेरोटिड ग्लैंड है वहां पे जो फेशियल कवरिंग है ना वो आगे और पीछे तो कवर कर रहा था पेरोटिड ग्लैंड को बाई लिम्ब से, लेकिन अगर आपको याद हो तो ऊपर पूरा इनक्लोज नहीं कर रहा था, ठीक है। यानी इस तरह जा जरूर रहा था एस्पेक्ट्स पर एंटीरियर पोस्टीरियर, लेकिन उसको फुली इनक्लोज तो नहीं कर रहा था, इस वजह से यहाँ इंफेक्शन स्प्रेड होकर आ सकती है, यही प्रोटेड स्पेस से पैराफ्रिंजियल में, ठीक है। उसके बाद वो स्पेसेस हैं जो हेड बोन से नीचे हैं, ठीक है। एंटीरियर विस्लर स्पेस वही जो प्री ट्रैकियल स्पेस है, जो ट्रैकिया इसोफेगस और मिडल लेयर ऑफ डीप फेशिया के दरमियान है वो, ठीक है। ये हेड बोन से सुपीरियर मीडियास्टिनम तक एक्सटेंड करेगी, और यहाँ मौजूद जितने स्ट्रक्चर्स हैं लैरिंक्स, इसोफेगस, ट्रैकिया, थायराइड ग्लैंड और एम्ब्रोलॉजिकल रेमिनेंट्स, नर्व्स, उन सब की पैथोलॉजी इस स्पेस का हिस्सा बनेगी, ठीक है। सेंटर में जो है वो ट्रैकिया है, ट्रैकिया के इर्द गिर्द ये स्पेस मौजूद है सारी, ठीक है। और यहाँ पर विसरा में तो यानी जो भी विसरल स्पेस थी, विसरास थे ना, वो है ना ये जहां पर सारे विसरास थे, ठीक है, उनके दरमियान की जो जगह है वो यहाँ का इन्फेक्शन इस पूरे रीजन में और सुपीरियर मीडियास्टिनम तक एक्सपेंड हो सकता है। आखिरी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो डेंजर स्पेस है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
ये क्या स्पेस है? ये डीप कंपार्टमेंट है जो कि रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस के पीछे, ठीक है, यानी फेरिंग्स थी उसके पीछे, रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस थी उसके भी पीछे ये जगह है, और प्रीवर्टिबल से आगे है, ठीक। और इसको हम डिटेल से देखते हैं पिक्चर में, लेकिन फिलहाल ये कि एक्सटेंड करती है स्कल बेस से मीडियास्टिनम तक। आगे इसके एलर फेशिया एक पोर्शन है इसी डीप लेयर का, ठीक है। पोस्टीरियरली इसके प्रीवर्टिबल फेशिया की लेयर है, ठीक है। ऊपर इसमें क्लाइवस जो है ना, ये जो ऑक्सीपिटल बोन है ना, उसी का एक पोर्शन है, एक छोटा सा बल्ज है, और इंफीरियरली मीडियास्टम तक जाएगा। इस पिक्चर में देखें एक मर्तबा, ठीक है। रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस के लिए कि ये बेस ऑफ स्कल, वहां से लेके नीचे मीडियास्टिनम तक, ठीक है। आगे इसके प्रॉपर वाली रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस है, और पीछे इसके प्री वर्टिब्रल रीजन है, वर्टिब्री से आगे का, ठीक है। तो ये सारा रीजन जो है, एलर बच्चे नाम है इसका, इसका मतलब कोई नहीं है, इसकी डिवीजन है। एला जो है ना, मतलब एक एक्सपेंशन पोर्शन है इसका, ठीक है। फिलहाल ये देखें, फीचर क्या है। नॉर्मल बंदे में ना ये स्पेस इनडिस्टिंग्विशेबल होती है रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस से। क्यों? क्योंकि ये इतना क्लोजली मौजूद होती है साथ कि बिल्कुल दो लाइंस की तरह नजर आती है। लेकिन अगर कोई डिजीज बंदा हो तो उसके अंदर प्रॉपर इसके अंदर पस फिल हो जाती है, और ये एक्सपेंडेड नजर आता है। उस टाइम आपको ये वाली स्पेस और रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस जो है वो अलग अलग नजर आने लग जाते हैं। नॉर्मली ये दो स्पेसेस एक दूसरे के बहुत क्लोज लाई करती हैं, ठीक है। समझेंगे ये रिट्रोफ्रेंजियल स्पेस है, ठीक है, और ये डेंजर स्पेस है। डेंजर स्पेस इससे क्लोजली लाई कर रही है, लेकिन जब यहाँ कोई पस या कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो ये एक्सपैंड होकर जगह ले लेती है ज्यादा। उस टाइम ये आइडेंटिफाइबल होती है, और क्योंकि मीडियास्टम तक जा रही है इसलिए इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकती है। इस पिक्चर में देखें, ये देखिए कि ये बेस ऑफ स्कल से मीडियास्टम तक एक्सपेंड कर रही है ना, और यहाँ देखें, ये जो ब्लू से आगे शो की हुई है ना आपको, ये वाली रिट्रोफ्रिंजियल स्पेस है, ठीक है, RS जिसको लिखा हुआ है। और ये, ठीक है, ये और डेंजर स्पेस एक दूसरे से बिल्कुल क्लोज विसिनिटी में, बिल्कुल ऐसे लाई कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्योंकि इसके दरमियान पस फिल हो गई है, तो ये पूरा रीजन एक्सपेंड हो गया, और इसकी वजह से क्या है कि ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके पूरे डिएस्टिनम तक जा सकती है, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है डेंजर Recording स्पेस की। stopped. दैट्स ऑल। मीटिंग एंड होने वाली बच्चों, तो एक और दफा ज्वाइन करके ना आपके क्वेश्चंस आंसर कर दूंगी, ठीक है। जिन लोगों को समझ आ गया वो लीव कर सकते हैं, बाकी लोग जो क्वेश्चंस कुछ पूछना चाहते हैं तो वो उनके लिए मैं एक लिंक दोबारा सेंड कर दूंगी। तो तक पूछे, एक क्वेश्चन मिनट है एक भी करने के लिए। रेड पॉइंट प्लॉटेड ग्लैंड के ऊपर एक्सटेंट ऑफ फेशिया दिखा रहा है, मैंने आपको पहले दिखाया था, दोबारा दिखा देते हैं। जैसे इस पे एक्सटेंट शो कर रहा है कि यहाँ पे भी एक कैप्सूलर लेयर होगी इसकी, ठीक है। जो उसका कैप्सूल था ना जैसे पड़ा था, ये इस तरह शो कर रहा है बस। ये इस पे एंटीरियर तक स्प्लिट होकर जा रहा है ना, लेकिन अपर एक्सटेंट है उसका रीजन है कि पैरोटिड की कवरिंग है ये सारी। असल में ये